नमस्कार, गुड मॉर्निंग। देखिए, ये मैंने यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है आज का टॉपिक। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, यहाँ मैंने एक पहले से ही फिगर बना रखा है कि मान लीजिए यहाँ से ये बाउंड्री देख रहे हैं आप, लिखा हुआ है यहाँ पे बाउंड्री। ये बाउंड्री जो है 2 मीडियम्स को सेपरेट करती है, मीडियम 1 एंड मीडियम 2, है ना? मीडियम 1 मैंने वैक्यूम कंसीडर कर लिया और मीडियम 2 जो है एयर ले लिया है यहाँ। अब यहाँ वैक्यूम में सन रखा हुआ है, तो सन से जो रे चारों ओर साइड में जो है रे निकाल रहा है, अपनी एनर्जी को भेज रहा है। तो अब मान लो उसमें से हमने एक रे कंसीडर कर ली, ये वाली। ये रे जो है सन से आ रही है और इस बाउंड्री पर आके गिर रही है। तो ये बाउंड्री हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर की आउटर बाउंड्री हो सकती है और नीचे अर्थ है, अर्थ एटमॉस्फेयर ले सकते हो आप। अब जैसे ही ये रे जो है इस अर्थ एटमॉस्फेयर की आउटर बाउंड्री पर गिरेगी, तो क्या होगा कि उसका कुछ पार्ट मतलब 60% तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा और कुछ पार्ट जो है 35% के लगभग इसमें चला जाएगा अर्थ एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, मतलब मीडियम 2 में एंटर कर जाएगा। अब यहाँ से तो आ रहा था 100% एनर्जी भेज रहा था सन, 100% एनर्जी में से केवल 60% एनर्जी दोबारा जो है उस वापस वैक्यूम में चली गई, मीडियम 1 में चली गई और 35% एनर्जी किसमें आ गई? अर्थ एटमॉस्फेयर में आ गई है, मीडियम 2 में आ गई। 5% एनर्जी जो है इस बाउंड्री के द्वारा एब्ज़ॉर्ब कर ली गई। तो अब यहाँ इस वाले पोर्शंस को जो 65% जा रहा है, इसको हम रिफ्लेक्शंस बोलेंगे और इसको रिफ्रैक्शंस बोलेंगे और ये एब्जॉर्प्शंस बोलेगा। मतलब जो है कि 100% एनर्जी जब किसी भी सरफेस पर इंसिडेंट होती है और किसी भी बाउंड्री पर इंसिडेंट होती है, ऐसी बाउंड्री जो 2 मीडियम्स को सेपरेट कर रही हो, तो उसका कुछ पोर्शंस जो है रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ पोर्शंस उस बाउंड्री द्वारा एब्ज़ॉर्ब कर लिया जाता है और कुछ पोर्शंस रिफ्रैक्ट हो जाता है। तो ये तीनों फिनोमेनास रिफ्लेक्शंस, रिफ्रैक्शंस एंड एब्जॉर्प्शन एक साथ होते हैं, ऐसा सेपरेटली नहीं अगर होते। हमें इन्हें सेपरेटली देखना है, सेपरेटली स्टडी करनी है, तो इसमें से हम किसी एक फिनोमेना को जो है सपोज़ करके चलो सेपरेटली स्टडी करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि जिसको हम सेपरेटली स्टडी करना चाह रहे हैं, उस वाले पोर्शंस में लाइट की इंटेंसिटी या एनर्जी बढ़ाएँगे और दूसरे वाले पोर्शंस में लाइट की इंटेंसिटी और एनर्जी घटाएँगे। तो हम रिफ्लेक्शंस पढ़ना चाह रहे हैं, तो रिफ्लेक्शंस पढ़ना चाह रहे हैं, तो उस सिचुएशंस में हम क्या करेंगे कि एब्ज़ॉर्प्शन को मिनिमाइज़ करेंगे और रिफ्रैक्शंस को मिनिमाइज़ करेंगे। तो रिफ्रैक्शंस को मिनिमाइज़ करने के लिए क्या है, अभी मैंने ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस नहीं कहा है, इसको बाउंड्री कह रहा हूँ। अब देखिए इसको जो है रिफ्रैक्शंस को मिनिमाइज़ करने के लिए मुझे क्या करना होगा, यो बाउंड्री है, इसको किसमें कन्वर्ट कर देना होगा? रिफ्रैक्टिंग सरफेस में। किसमें कन्वर्ट करना होगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस में। रिफ्लेक्टिंग सरफेस में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है? अब इसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है कि मैं इसके अपर और इंसिडेंट रीजन है, अपर वाले पोर्शंस को, ये वाले पोर्शन जहाँ पर कर्सर घूम रहा है देख रहे होंगे, इसके बाउंड्री के ऊपर वाले पोर्शंस को, अपर सरफेस ऑफ द बाउंड्री को किसी एक हाइली शाइनिंग सरफे जे मेटेरियल से इसको हाइली शाइनिंग मेटल से पॉलिश्ड कर दूं, जैसे सिल्वर्ड कर दिया, ये सिल्वर से क्या कर दिया, सिल्वर कर दिया, सिल्वर से मैंने इसको पॉलिश कर दिया। अब तो क्या होगा कि यहाँ पे ये पोर्शंस घट जाएगा कुछ और ये बढ़ जाएगा, है ना? और ये भी थोड़ा-सा घट जाएगा। अब क्या करना है कि मैं जो है चाहता हूँ कि इसमें से लगभग 0 हो जाए या फिर 1-2% ही बचे। तो उस सिचुएशंस में इसको और रोकने का जो है दूसरा उपाय मेरे पास में क्या है, इसको जो आउटर सरफेस है इसकी, आउटर सरफेस उसको किसी ओपेक मीडियम से या ओपेक मटेरियल से पॉलिश्ड करूँगा। आपने देखा होगा मिरर्स वगैरह में, है ना? जो यूज़ करते ही हो आप जो है डेली मिरर्स का जो है सुबह-सुबह, तो इसमें मिरर्स में देखा होगा आपने कि मिरर की
जो आउटर बाउंड्री है वो किसी भी कलर्ड होती है। क्या होती है? कलर्ड होती है, ग्रीन कलर की, रेड कलर की, एक्सेट्रा, है ना? तो ये क्या है? एक ओपेक मटेरियल्स है। क्या है? ओपेक मटेरियल्स है और उसकी मिरर की जो साइड है, जिस साइड में अपन फेस देखते हैं, वो किसी भी हाईली मतलब शाइनिंग ऑब्जेक्ट से पॉलिश्ड होती है। जैसे सिल्वर वगैरह है तो इसको सिल्वर्ड कर दिया जाता है। अब क्या होगा कि यहाँ से ये ओपेक मीडियम कर दिया तो इसमें लाइट नहीं जाएगी। तो यहाँ पे लाइट नहीं जाएगी, तो जाएगी भी तो एक आधा % जाएगी, है ना? तो वो लगभग इस रीजन्स में लाइट हमारी क्या हो गई? 0 हो गई। इस रीजन्स में कोई लाइट नहीं जा रही है। पूरी की पूरी लाइट इधर जा रही है। कुछ इसको एब्ज़ॉर्ब कर रही है, तो एब्ज़ॉर्प्शंस भी जो है हाइली सिल्वर्ड करने पर एब्ज़ॉर्प्शंस भी डिक्रीज़ हो जाएगा। तो एब्ज़ॉर्प्शन ये 5% ना होके अब ये 3 या 2% हो जाएगा। एब्ज़ॉर्प्शंस को मिनिमाइज़ नहीं किया जा सकता और ये रिफ्लेक्शंस और रिफ्रैक्शन जो है हमारा 1% या फिर 2% इस तरीके का हो जाएगा या फिर बिल्कुल ही 0 तो नहीं होगा कंप्लीटली। अब क्या है कि यहाँ पे ये जो बढ़ गया, अब देखिए अगर आप जो है 2% मान लीजिए तो ये 5% मिला के हो गया एब्ज़ॉर्प्शंस एंड रिफ्रैक्शंस। तो बाद बाकी का जो 100% आ रही थी, तो 5% घटा दीजिए, इसमें से कितनी बची? 95% एनर्जी अब इधर जाने लगेगी। 95% एनर्जी अब इधर जाने लगेगी। अब इसको मैं बोलूँगा, पहले तो मैं इसको पार्शियल रिफ्लेक्शंस बोल रहा था, लेकिन अब ये क्या कहलाएगा? कंप्लीट रिफ्लेक्टेड रेज़ कहलाएगी, है ना? कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड रेज़ कहलाएगी। तो मेरा यहाँ कहने का मतलब आपको ये बताना था कि जब लाइट किसी सरफेस पर गिरती है, तो उस सरफेस पर न तो कंप्लीटली रिफ्लेक्शन होता है, न कंप्लीट रिफ्रैक्शंस होता है, न कंप्लीट एब्ज़ॉर्प्शन होता है। उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्टेड हो जाता है, कुछ पार्ट एब्ज़ॉर्ब हो जाता है और कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो जाता है। अब हमें किसी एक फिनोमेना को पढ़ना है, एक साथ हम तीनों फिनोमेनास को तो नहीं पढ़ सकते, तो उसमें हम क्या करेंगे कि रिमेनिंग 2 फिनोमेनास को मिनिमाइज़ करेंगे। तो यहाँ हम रिफ्लेक्शंस को जो है पढ़ना चाहते हैं, स्टडी और डिस्कस करना चाहते हैं, तो उसमें हमने क्या किया? एब्ज़ॉर्प्शन और रिफ्रैक्शंस को मिनिमाइज़ कर लिया। तो मिनिमाइज़ करने के मोस्ट ऑफ द पार्ट अब यहाँ से रिफ्लेक्टेड हो गया। तो यही कहलाता है रिफ्लेक्शंस। अब आप देख रहे हैं कि ये लाइट सन से जो आ रही थी, वैक्यूम में ही आ रही थी। इंसिडेंट हो रही थी, अब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहलाएगी। दिस इज नॉट कॉल्ड बाउंड्री, है ना? तो अब ये इस पे जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर ये लाइट गिर रही है। जब लाइट इस सरफेस पे गिर रही है, तो क्या हो रही है? ये दोबारा से उसी मीडियम में मैक्सिमम पार्ट ऑफ दिस लाइट रिटर्न्स बैक इन द सेम मीडियम्स। Light coming from the suns and after striking with the reflecting surface, the light returns back in the same mediums with having most of energies, है ना? तो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शंस। क्या है? रिफ्लेक्शंस। तो रिफ्लेक्शंस का सिंपल डेफिनेशन आप समझते हो, ये हो गई कि when a ray of light is allowed to fall on a highly reflecting surface or highly polished surface, it bounce back or returns back in the same mediums. This phenomena is called reflections of light कहलाता है। ठीक है? अब यहाँ से देखिए 100% एनर्जी आ रही थी। 100% एनर्जी मतलब 100% इंटेंसिटी। इंटेंसिटी और एनर्जी में एक रिलेशंस होता है। इंटेंसिटी हम लेते हैं, आई इंटेंसिटी हो गई एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, है ना? तो ये आप कहें कि एनर्जी है, 100% एनर्जी है, तो 100% इंटेंसिटी भी होगी, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से 100% एनर्जी आ रही थी सोर्स ऑफ लाइट से और वो इस पे आके रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर रिफ्लेक्ट हुई। इसकी जो है रिफ्लेक्ट होने जब हुई तो वहां पे केवल 95% एनर्जी जा रही है रिफ्लेक्ट होके। कितनी जा रही है? 95% एनर्जी रिफ्लेक्टेड होके जा रही है। अब ये 5% एनर्जी क्या हुई? इसका कुछ पार्ट एब्जॉर्ब कर लिया गया और कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो गया। रिफ्रैक्शंस को भी अगर आप जो है कहें कि हमने 0 कर लिया, इतनी
बढ़िया रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना ली, वो बाउंड्री जो थी इतनी बढ़िया रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना ली, 100% रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना ली, तो एब्जॉर्प्शन तो कुछ ना कुछ होगा, 1-2% एब्जॉर्प्शन होगा। तो यही कारण है कि रिफ्लेक्टेड रे की जो इंटेंसिटी होती है और एनर्जी होती है वो इंसिडेंट रे से कम होती है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? द एनर्जी of or intensity of reflected light is less than the energy or intensity of incident light. Clear? दोबारा से सुनिए, द एनर्जी ऑफ और इंटेंसिटी, द एनर्जी और इंटेंसिटी ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट इज ऑलवेज लेस देन द इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्ट इंटेंसिटी और एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट। क्यों? कि कुछ पोर्शन उसका वहां पे या तो एब्जॉर्ब हो जाता है या फिर रिफ्रैक्ट हो जाता है। रिफ्रैक्शंस को भी हमने जो है, बिकॉज द सम पोर्शंस ऑफ द इंसिडेंट लाइट और सम एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट लाइट और सम इंटेंसिटी of incident light has been absorbed by the reflecting surface. क्लियर? ये है, यहाँ से तो आप जो है सीधा बोल सकते हो, द इंटेंसिटी और एनर्जी ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट इज ऑलवेज लेस देन द इंटेंसिटी or energy of the incident light, because the some portions of energy has been absorbed by the reflecting surface, has been absorbed by the reflecting surface. अब चलो देखिए आगे बढ़ते हैं, इसमें हम रिफ्लेक्शंस में, ये क्लियर हुआ? यहाँ से चलते हैं सब आगे। ठीक, अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्लाइड है मेरी ये वाली। तो ये जो लाइट आ रही थी इसको क्या है, इंसिडेंट रे कहा है, और रिफ्लेक्ट होके जा रही थी वो रिफ्लेक्टेड रे कहा है। ये नॉर्मल है ऑन इंसिडेंट पॉइंट, ये एंगल थीटा आई और थीटा आर, आप इसको आई बोल सकते हो, एंगल आई, और ये एंगल आर, मतलब एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस, है ना? अब देखिए ये दो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस हो गए। बात आती है यहाँ पे कि ये जो एंगल है, एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड इंसिडेंट रे, एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड इंसिडेंट रे अल्फा, क्या है? एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सिमिलरली एंगल बिटवीन द reflecting ray and reflecting surface, beta, angle between the incident ray and reflecting surface, angle between the reflected ray and reflecting surface, ये वाला एंगल कहलाएगा। दोनों ही एंगल ऑफ क्या कहलाते हैं? ग्लांसिंग कहलाते हैं, एंगल ऑफ ग्लांसिंग कहलाते हैं। अब ये वाला जो है किसकी सरफेस, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस और इंसिडेंट रे के बीच में है, तो इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ ग्लांसिंग या ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे? ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस, और दिस इज कॉल्ड glancing angle of reflection, glancing angle of incidence and glancing angle of reflections कहलाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें आप देखिए पूरा का पूरा ये जो है यहाँ से पॉइंट से लें और इस तरीके से करें, ऐसे 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 ऐसे, एक प्लेन एंगल बन गया। प्लेन एंगल का मतलब है this sum of this angle is कितना? 180, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस आई प्लस आर, एंगल आई, है ना, और एंगल आर कैप। चलो आई और आर कैप से ले लेते हैं, इज इक्वल टू 180 डिग्री।
हुआ नहीं हुआ? तो ये है हमारा जो है, अब देखते हैं आगे कोई जो है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई कैप, और एंगल ऑफ आर जो है, आर कैप क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, और दिस इज एंगल ऑफ अल्फा क्या है हमारा, ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब देखिए यहाँ पे हम क्या करें कि जो ये रे है, जो इंसिडेंट रे है, इसको ऐसे लेके जाऊं, इधर घुमा दूं, और कहां तक ले जाऊं, नॉर्मल तक ले जाऊं। इंसिडेंट रे को मैं कहां ले गया, यहां से घुमा के नॉर्मल तक ले गया, है ना? तब क्या होगा कि उस सिचुएशंस में क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल से होकर पास हो रही होगी। कैसे जा रही होगी? नॉर्मल से निकल रही होगी इंसिडेंट रे, ये मान लेता हूं मैं। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और यहाँ पे ऐसे ये नॉर्मल ड्रॉ कर रखा था अपन ने, ये लगभग 90 डिग्री हो गया, यानी ये नॉर्मल ड्रॉ कर रहा था, और इसी नॉर्मल पर होकर अब ये इंसिडेंट रे आ रही है, इंसिडेंट रे आ रही है ना? तब ये इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है? तो इस इंसिडेंट पॉइंट पर ये आके टकराएगी, टकराने के बाद में इसी से फिर ऐसे वापस ले जाएगी, तो ये इंसिडेंट रे हो गई और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, ये वाली रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ठीक है? अब देखिए, इंसिडेंट एंगल क्या था, इस एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल था, लेकिन यहाँ तो ये रे इंसिडेंट एंगल उस पर नॉर्मल पर ही इंसिडेंट हो रही है, और नॉर्मल से ही रिफ्लेक्टेड हो रही है, तो एंगल इस केस में एंगल इंसिडेंट एंगल आई इज इक्वल टू 0, और रिफ्लेक्टेड एंगल इज आल्सो 0 इस केस में, और इसको हम बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंस, इंसिडेंट मतलब जब कोई रे ऑफ लाइट किसी सरफेस पर या रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर नॉर्मली या परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होती है, तो उस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस दोनों ही 0 होते हैं, ध्यान रखना। जब कोई लाइट, रे ऑफ लाइट किसी सरफेस पर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर नॉर्मली इंसिडेंट होती है या फिर परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होती है, तो उस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस 0 होते हैं। लेकिन ग्लांसिंग एंगल क्या हो जाएंगे? ग्लांसिंग एंगल क्या था? एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस क्या था? एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो नॉर्मल इंसिडेंस के केस में ये ग्लांसिंग एंगल हो जाते हैं 90 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री और ये वाला भी 90 डिग्री, तो अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड बीटा इज इक्वल टू आल्सो 90 डिग्री। जब नॉर्मल इंसिडेंट्स हो, तो एंगल ऑफ ग्लांसिंग इन रिफ्लेक्ट ऑफ रिफ्लेक्शंस और एंगल ऑफ ग्लांसिंग ऑफ इंसिडेंस बोथ आर 90 डिग्री। कितने हैं? 90 डिग्री है। और एंगल इन दिस केस एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस इज 0 डिग्री नॉर्मल इंसिडेंस में, ठीक है? अब देखो, अगर बाय चांस यहाँ पे एक चीज और आ गई कि यहाँ पे अगर ये बाउंड्री नहीं लगाता मैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं होती, तो लाइट ट्रेवल रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशंस ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशंस ऑफ लाइट वाले फिनोमेना से लाइट इस पाथ को फॉलो करते हुए स्ट्रेट लाइन में जा रही होती है ना? लेकिन जैसे ही यहाँ पे ये रिफ्लेक्टिंग बाउंड्री लगा दी है, तो ये लाइट जो है अपने पाथ ऑफ प्रोपोगेशन से डेविएट हो गई। क्या हो गई? डेविएट हो गई। तो इसको ही, और किधर डेविएट हुई है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में डेविएट हुई है।
अब जो है इसको ही अब देखिए यहाँ से रिफ्लेक्शंस की जो है नई डेफिनेशंस आप बना सकते हैं इस तरीके से when a ray of light is allowed to fall on a highly reflecting surface because of this highly reflecting surface light deviates from its path of propagations and returns in the same mediums. This phenomena is called रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये डेविएट हुई है कितनी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में। तो ये जो डेविएट ये क्या अब ये भी एक एंगल है। एंगल क्या है? ये जो एंगल बन रहा है किसमें? रिफ्लेक्टेड रे और एक्चुअल पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे के बीच में बन रहा है। तो इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन, डेविएशंस, ठीक है। इस केस में जब जो है एंगल ऑफ डेविएशंस क्या है? अब देखो यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशंस फाइंड आउट करने के लिए यहाँ ये देखना, ये वाला मैं ब्लू कलर लेता हूँ, ये वाला पूरा केस ऐसे करके जिस तरीके से ग्रीन में एक प्लेन एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे भी जो एक प्लेन एंगल बन रहा है ये, है ना? तो मतलब क्या हुआ? I प्लस आर प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको नोटेट कर दिया मैंने डेल्टा से। दोबारा से देखें, ये जो है इंसिडेंट रे का जो पूरा का पूरा है ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके आ जाइए, ऐसे करके आ जाइए। प्लेन एंगल बन गया, नहीं बन गया? प्लेन एंगल मतलब 90 डिग्री। अब इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? इसमें इंक्लूडेड है ये आई और आर एंड दिस, ठीक है। तो यहां से हमारा क्या आया? आई प्लस आर प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल डेल्टा क्या था हमारा? एंगल ऑफ डेविएशन था 180 डिग्री माइनस एंगल इंसिडेंट एंगल प्लस रिफ्लेक्टेड एंगल। इंसिडेंट एंगल को डॉट कैप मत लगाओ, आई आई ले लो, है ना? तो आई प्लस एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशंस। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशंस, एंगल ऑफ डेविएशन। अब इस केस में एंगल ऑफ डेविएशंस क्या होगा? एंगल ऑफ डेविएशंस मतलब नॉर्मल इंसिडेंस के केस में एंगल ऑफ डेविएशंस क्या रहा? नॉर्मल इंसिडेंस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो जीरो हैं। तो एंगल ऑफ डेविएशंस क्या था हमारा? 180 डिग्री माइनस आई प्लस आर था। आई और आर नॉर्मल इंसिडेंस के केस में क्या हो जाते हैं? जीरो हो जाते हैं। तो एंगल ऑफ डेविएशन इज 180 डिग्री। और इस केस में जो डेविएशन है ये मैक्सिमम वैल्यू है इसकी। क्या है ये? मैक्सिमम वैल्यू। तो जब लाइट किसी भी हाईली रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर या रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर इंसिडेंट हो, इस तरीके से वो इंसिडेंट होती है कि वो उस सरफेस पर नॉर्मली इंसिडेंटेड है या परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस इंसिडेंट हो रही है, तो इस सिचुएशंस में उसका एंगल ऑफ डेविएशन मैक्सिमम होगा और उसकी वैल्यू होगी 180 डिग्री। ठीक है। तो यहाँ अब देखो इसमें से ये हो गया। अब दूसरा जो है रिफ्लेक्शन हमारा किस तरीके का हो सकता है कि सपोज करके चलिए कि मैं यहाँ पे एक चीज ले लूँ, ये नॉर्मल इंसिडेंस ना होके यहाँ देखिए ये मैंने एक जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस ले ली। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। मतलब इसका एक पोर्शन वो रखा है, ओपेक मीडियम से पॉलिश्ड है, और दूसरा पोर्शंस, ये वाला पोर्शंस ओपेक मीडियम से पॉलिश्ड है। ये इस साइड की रेड कलर की पॉलिश कर दी और ऊपर मैंने सिल्वर करा दिया है, मिरर बन गया। ठीक। अब लाइट जो है इस सरफेस की टेंजेंशियल इंसिडेंट होती है। कैसे होती है? नॉर्मल इंसिडेंस हो गया, दूसरा है टेंजेंशियल इंसिडेंस। टेंजेंशियल इंसिडेंस। इससे पहले ये जो सेकंड केस, ये फर्स्ट केस था नॉर्मल इंसिडेंस।
ये क्या था, नॉर्मल इंसिडेंस। तो नॉर्मल इंसिडेंस में हमने डिस्कस कर लिया एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस जीरो होते हैं। जीरो क्यों होते हैं? क्योंकि लाइट नॉर्मल जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, उसी से होकर तो इंसिडेंट होती है और इंसिडेंट पॉइंट पर टकराने के बाद में उसी से होकर वापस चली जाती है ना। तो एंगल इंसिडेंट एंगल और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल थे और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस क्या था, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल था। अब यहाँ पे तो रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे और क्या बोलते हैं नॉर्मल एक ही लाइन में पड़ रहे हैं, तो एंगल ऑफ इस सिचुएशंस में 0 डिग्री होंगे। लेकिन ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से 90 डिग्री हो जाते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन 180 डिग्री हो जाता है और ये मैक्सिमम वैल्यू होती है। ठीक न, इस केस में इस तरीके का रिफ्लेक्शंस हो, तो इस केस में रिफ्लेक्शंस मैक्सिमम हो रहा है, तो सपोज करके चलो इस तरीके से जा रही है लाइट हमारी, ऐसे ये जा रही है, रेड कलर की लाइट थे, कलर तो इसका ऐसे करके, तो मान लीजिए कहीं पे इसकी थोड़ी सी सरफेस कर्व है या फिर नहीं है, तो वो ऐसे ही निकलती जाएगी सरफेस के पैरेलल, सरफेस को टच करती हुई ऐसे करके निकल जाएगी, नहीं निकल जाएगी। ये इंसिडेंट रे थी और ये रिफ्लेक्टेड रे थी। अगर सरफेस में कहीं भी थोड़ा सा भी इस तरीके से कर्व आ गया, सपोज करके चलो, तो ये कर्व आ गया, तो ये इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है और ऐसे करके निकल जाएगी ये रिफ्लेक्टेड। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ये आपका आ गया एंगल, है ना। तो यहाँ इस पे कहीं हमने पॉइंट ले लिया और उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कर लिया और उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ये एंड, है ना। तो आप देख रहे हो कि इस सिचुएशंस में टेंजेंशियल इंसिडेंस और इसका दूसरा नाम है होता है ग्लांसिंग इंसिडेंस। ग्लांसिंग इंसिडेंस, ग्लांसिंग इंसिडेंस, टेंजेंशियल इंसिडेंस और ग्लांसिंग इंसिडेंस। तो इस सिचुएशंस में ये तो इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। हमें पता है दिस वाज द नॉर्मल, एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस, ये होता है आर। तो यहाँ पे आप देख फिगर से मालूम पड़ गया एंगल आई इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल आई इज इक्वल टू 90 डिग्री हो रहा है, देख रहे हैं, एंड एंगल आर इज आल्सो 90 डिग्री। एंगल आई एंड एंगल आर दोनों ही मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हैं। तो इस सिचुएशंस में जो है ग्लांसिंग जो है, ग्लांसिंग ग्लेजिंग इंसिडेंस भी बोलते हैं हम इसको, ग्लेजिंग इंसिडेंट भी बोला जाता है। ये क्या बोला जाता है, ग्रेजिंग इंसिडेंट, ग्रेजिंग नॉट ग्लेजिंग, दैट इज द ग्रेजिंग इंसिडेंट, ग्रेजिंग इंसिडेंस और ग्लांसिंग इंसिडेंस। तो ग्रेजिंग इंसिडेंस में एंगल ऑफ ग्लांस, ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हुआ, 0, क्योंकि ये एंगल तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच में था। रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो अब उस पर टेंजेंशियली जा रही है, एंड एंगल ऑफ glancing or glancing angle of reflections beta is also 0, glancing angle of incidence and glancing angle of reflections 0. Now the deviation angle क्या था, 180 डिग्री माइनस एंगल आई प्लस एंगल आर, ठीक है, एंगल आई प्लस एंगल आर। अब देखो ग्रेजिंग इंसिडेंस में दोनों एंगल कितने हो रहे हैं, 180, 180 हो जा रहे हैं। कैसे, एंगल आई भी 90 डिग्री है
ग्रेजिंग इंसिडेंस में एंगल आर भी 90 डिग्री है, ग्रेजिंग इंसिडेंस में ये दोनों मिलके 180 डिग्री, जीरो डेविएशन, जीरो। इस सिचुएशंस में डेविएशन हमारा क्या होता है, मिनिमम। तो याद रखना मैक्सिमम डेविएशंस कब आएगा, जब जो है क्या हो, नॉर्मल इंसिडेंस हो, और उस सिचुएशंस में हमारा 180 डिग्री हो जाता है। और मिनिमम डेविएशंस कब आएगा, जब टेंजेंशियल इंसिडेंस हो या फिर ग्लांसिंग इंसिडेंट ऑफ लाइट हो। ठीक, तो इस तरीके से ये इंसिडेंट। अब चढ़ेंगे हम जो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस पढ़ेंगे। अब है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक ये है, इसी में सब टॉपिक इसका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए इसमें कुछ नहीं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट में आप प्रीवियस जो है प्रीवियस क्लासेस से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि दो लॉ हैं रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट के, और वो लॉज क्या हैं कि पहला लॉ तो क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द इंसिडेंट पॉइंट ऑल लाई आर द सेम प्लेन। देखो यहाँ पे क्या, फर्स्ट लॉ of reflections of light, this is the incident ray and this is reflected ray, और ये नॉर्मल है ऑन द इंसिडेंट पॉइंट और रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये तीनों के तीनों कहाँ पड़े हुए हैं, एक ही प्लेन में है। एक ही प्लेन में, अब मैंने जो है माना था इसको मीडियम 1 माना था, मीडियम 1 लिया था, और ये मीडियम 2 था। तो यहाँ देखिए अगर मैं प्लेन की बात करता हूँ तो मैं यहाँ एक स्क्रीन यूज कर रहा हूँ, तो ये स्क्रीन हो गया। आप पेपर यूज करेंगे तो ये प्लेन ऑफ पेपर हो जाएगा। ये फर्स्ट लॉ क्या हो गया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट में इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द इंसिडेंट पॉइंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अब जो दूसरा जो है लॉ क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब आई इज इक्वल टू आर, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। देखो ये कैसे है, इसका प्रूफ है, इनसे बहुत तो एक जो है एक्चुअल में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो यही है, वो तो उनकी जो है रिलेशन बताता है कि वो पोजीशंस बताता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल कहाँ पड़ते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्शंस के लिए भी सेम ही लॉ है और रिफ्लेक्शंस के लिए भी सेम है फर्स्ट लॉ। तो इसको तो ये कॉमन लॉ हो गया दोनों के लिए, रिफ्लेक्शंस एंड रिफ्रैक्शंस के लिए। जो एब्सोल्यूट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस है ये यही है, सेकंड लॉ जिसे हम बोलते हैं, और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस इन केस ऑफ द रिफ्लेक्शंस। ये फर्स्ट लॉ, ये एब्सोल्यूट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस क्यों कहलाता है कि जब देखिए हम वेव थ्योरी में हाइजेंस वेव प्रिंसिपल्स को पढ़ते हैं और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस प्रूफ करते हैं, तो इस लॉ को प्रूफ नहीं मिलता है ना। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से केवल हम इसी को ही प्रूफ करते हैं, तो यही एब्सोल्यूट लॉ है। एब्सोल्यूट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस। अब देखो इसको प्रूफ कैसे करना है, इसको हम जो है मैथमेटिकली ड्राइव कर सकते हैं। मैथमेटिकली ड्राइव करने के लिए हमने क्या किया कि एक जो हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके पैरेलल एक लाइन खींच देंगे। इस तरीके से रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पैरेलल एक लाइन खींच दी, है ना। तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पैरेलल एक जो लाइन खींची है, जो इंसिडेंट रे है उसको सपोज करके चलो ये पॉइंट ए पर इंटरसेक्ट कर रही है, और रिफ्लेक्टेड रे को पॉइंट बी पर इंटरसेक्ट कर रही है, और नॉर्मल को इंटरसेक्ट करती है पॉइंट एन पर। ठीक, और ये तो इंसिडेंट पॉइंट है ही, इसको मैंने ले लिया कैपिटल या ओ ले लीजिए। अब देखो इस फिगर में आपके पास में दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक तो दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल हैं, तो प्रूफ बता रहे हैं हम जो है, प्रूफ में क्या है, इन राइट एंगल ट्रायंगल्स कौन कौन से, ए एन ओ एंड
राइट एंगल ट्रायंगल BNO, ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल बन गए। इसमें क्या है, एंगल ENO इज इक्वल टू एंगल BNO, क्योंकि ये लाइन हमने जो पैरेलल ये लाइन हमारी जो है PQ लाइन जो है हमने पैरेलल टू द इंसिडेंट रे पैरेलल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस खींची थी। तो ये नॉर्मल रिफ्लेक्टिंग सरफेस को के साथ में 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, नॉर्मल रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ में 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये लाइन जो पैरेलल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस है नॉर्मल के साथ में 90 डिग्री का ही एंगल बनाएगी। तो ये 90 डिग्री हो गए, दोनों ही एंगल कितने हैं हमारे 90 डिग्री के। ठीक, पहली बात। दूसरी बात इसमें क्या है, इन दोनों ट्रायंगल्स में दोनों में ही NO क्या है, कॉमन है। साइड NO इज कॉमन इन बोथ ट्रायंगल्स। अब देखिए, जब दो ट्रायंगल्स के जो एंगल आपस में बराबर हों तो उन एंगल्स की अपोजिट साइड्स भी आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती नहीं होती। मतलब इस ट्रायंगल ANO में जो है 90 डिग्री ये एंगल है ANO, और राइट एंगल ट्रायंगल BNO में 90 डिग्री का एंगल है ये वाला BNO एंगल BNO। इन इस एंगल ANO की अपोजिट साइड है AO, और एंगल BNO के अपोजिट साइड है BO। तो ये साइड्स भी आपस में क्या होंगी, तीसरा पॉइंट AO इज इक्वल टू BO, AO इज इक्वल टू BO, होगा नहीं होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास देखिए एंगल साइड साइड, तो मतलब साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी हो गई, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी हो गई। तो ये दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हुए, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हुए। बोथ ट्रायंगल्स, इट मींस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ANO एंड राइट एंगल ट्रायंगल BNO आर कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हो गए। जब जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं जिसमें जो है ये साइड इक्वल्स हैं, जो है दो दो एंगल सेम है, दो साइड्स इक्वल हैं, तो ये एंगल भी इसके एंगल के इक्वल होगा। इट मींस एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। यही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस था। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस को हम जो है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल से प्रूव कर सकते हैं। तो ये तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस हो गया, ठीक है। और क्या है, दो लॉ हैं। पहला लॉ मैं पहले बता दिया हूँ, पहले लिख सकते हैं आप, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे and the normal at the incident point all lie in the same plane. Here the plane is screen. If you are using the notebook, then the plane becomes a plane of paper. Here, second law, angle of incidence is equal to the angle of reflections. This is the second law. Law of reflections khatam. How to prove the reflections, second law of reflections, which is the absolute law of reflections, with the help of the congruency, and we can prove the angle, second law of reflections. ठीक, अब आता है नेक्स्ट है हमारा जो है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शंस। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन